कुछ समय पहले की बात है कि करमपुर नाम के एक गांव में रतन नाम का एक गरीब किसान अपनी मां के साथ रहता था। गांव में उसकी छोटी सी ज़मीन थी। वो खूब मेहनत करके गुजारा करता था। एक बार रतन की मां की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनके अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन रतन के पास इतने पैसे नहीं थे। अगले दिन वो खेत में सोचता रहा कि अब कहाँ से आएंगे पैसे। सोचते सोचते वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक औरत की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है। रतन उसको देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? मैं माया हूँ। माया, तुम पैसों के लिए परेशान हो ना? हाँ हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तुम जाकर बड़ी हवेली के मालिक से पैसे क्यों नहीं मांगते? अगर उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो मैं इसे देख लूँगी। इतने में चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। राजन सेठ गांव का अमीर ज़मींदार था। गांव में वो एक आलीशान हवेली में रहता था। फिर रतन राजन सेठ के पास जाता है। वो अंदर जाता है और सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ किस काम से आए हो? सेठ, मैं रतन हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। इन्हें जल्द अज जल्द शहर के अस्पताल ले जाना होगा। इलाज के लिए कुछ रकम ज़रूरत थी। मैं पास के खेत में किसान हूँ। कृपया आप मुझको कुछ पैसे उधार दे दें। मैं धीरे धीरे आपको सारे पैसे लौटा दूँगा। ठीक है ठीक है, कितने पैसे चाहिए बोलो? साहब, तकरीबन 20,000 पैसे चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें 3 महीने के अंदर लौटाना होंगे। मुझे मंजूर है सेठ जी। और रतन सेठ से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसे एक तरफ पैसे लौटाने का डर सताने लगा, दूसरी तरफ माँ की बिगड़ी हुई हालत की चिंता थी। इतने में रतन उस पेड़ के पास से गुजरता है। उस पेड़ से फिर उस औरत की आवाज़ें आने लगती हैं। जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। रतन दौड़ते हुए अपने घर जाता है। माँ, चलो हम आज ही अस्पताल चलेंगे। इलाज के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रतन अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ उनका इलाज शुरू करवा देता है। कुछ दिन में रतन की माँ ठीक हो गई और वो दोनों वापस गांव आ जाते हैं। अब रतन खेत में ज़्यादा मेहनत करने लगा था कि पैसे लुटाने हैं, पर बदकिस्मती से उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है। अब सेठ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कुछ वक्त भी लेना पड़ेगा। इसके सिवाय तो कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा। वो अगले दिन हवेली जाकर सेठ से मिला। जब तुम पैसे नहीं लुटा सकते तो हमसे क्यों लेते हो? सेठ, मैं आपके पैसे लुटा दूंगा, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। लेकिन सेठ को दिया नहीं आती। अगर तुम अगले माह तक आधा पैसा और एक बोरी फसल नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी सारी ज़मीन हड़प कर जाऊंगा। सेठ, मुझ पर रहम कीजिए, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे लाऊंगा? कहीं से भी लाओ, पैसों का कहीं से इंतज़ाम करो, मुझे चाहिए पैसे बस। रतन दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। जाओ, मेरे लिए खीर लेकर आओ। नौकर खीर ला कर सेठ को देता है। सेठ जैसे ही खीर खाता है तो उसका मुंह जल जाता है। वो सारी खीर ज़मीन पर गिरा देता है। मेरा मुंह जला दिया, अरे बदतमीज़, मेरा मुंह जल गया। ये देखकर नौकर सोच में पड़ जाता है। अरे, जब मैं खीर लाया तो इतनी गर्म तो नहीं थी, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं साहब, ये कैसे हो गया? तभी एक औरत के हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। कौन है वहाँ? नौकर बाहर की तरफ जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। ये किसकी आवाज़ थी? हवेली में तो कोई औरत नहीं है। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई अंदर ना आए। ऐसे ही रात हो गई। रात को सेठ सोने की तैयारी करने लगता है। जब उनको प्यास लगती है तो वो पानी पीने लगते हैं, तो उनका मुंह फिर जल जाता है। हाय हाय, मेरा मुंह जल गया रे, अरे मेरा मुंह जल गया। फिर से औरत की हंसने की आवाज़ आने लगती है। कौन है वहाँ पर? इतने में पायल की आवाज़ आती है, जैसे कोई बाहर की तरफ भाग रहा हो। सेठ नौकर को आवाज़ लगाता है। नौकर भागते हुए आता है। तुमने किसी औरत को यहाँ से जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई औरत नहीं है, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे नहीं नहीं, किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई थी, तुम जाओ बाहर जाकर देखो।
नौकर बाहर देखने चला जाता है तो सेठ को बाहर एक चुड़ैल दिखाई देती है। सेठ बहुत डर जाता है। अगले दिन सुबह सेठ नौकर को बुलाता है। 1 महीने के बाद रतन के पैसे लौटाने का समय आ गया है। तो सेठ रतन को बुलाने के लिए नौकर को भेजता है और कहता है, अब भी अगर रतन पैसे ना दे पाया तो उसकी ज़मीन हड़प कर लेना। नौकर रतन के खेत जाता है लेकिन रतन वहाँ मौजूद नहीं होता। ज़रूर ये रतन पैसे के डर से घर पर बैठा होगा, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। नौकर उसके घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे पीछे से पायल की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। जैसे ही वो आगे मुड़ता है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है और कहती है, मैं माया हूँ, मैं माया। अपने सेठ से जाकर कहो अगर उसने रतन को पैसे के लिए परेशान किया तो मैं इसे खा जाऊँगी। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। नौकर भागता हुआ हवेली की तरफ जाता है। सेठ और नौकर सरपंच के घर जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं। पास में सरपंच की माँ ये सब सुन रही होती है और कहती है, ये ज़रूर माया का काम होगा। हाँ हाँ, उसने यही नाम बताया था। इसी गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी और किसान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के सेठ से पैसों की प्रार्थना की पर सब ने उसे इनकार कर दिया। किसान की पत्नी की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो चल बसी। ये सब सुनकर सेठ को समझ आ जाता है। मैं धर्मपाल की मजबूरी नहीं समझ सका। मैं उसे पैसे के लिए धमका रहा था। तुम किसान से माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हें चुड़ैल कुछ नहीं कहेगी। मैं धर्मपाल से जाकर माफ़ी मांगता हूँ। सेठ धर्मपाल के घर चला जाता है। सेठ धर्मपाल के घर जाकर देखता है तो धर्मपाल बुखार से तड़प रहा होता है। मेरा बेटा उधार चुकाने की चिंता में बीमार पड़ गया है। माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैं वो सेठ हूँ धर्मपाल जो पैसों के लिए आपके बेटे को धमका रहा था। धर्मपाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें उधार देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। और फिर उस चुड़ैल ने कभी भी सेठ को परेशान नहीं किया।